Why inflation is rising in India? Text and context, page 10. और सबसे पहले सर कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जून 2026 में इंडिया की होलसेल प्राइस इंडेक्स इन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 9.87% यानी लगभग 10% तक पहुंच गया। और ये राइज इसलिए बहुत ज्यादा फोकस्ड में है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिसंबर 2025 तक होलसेल इन्फ्लेशन निगेटिव या जीरो के आसपास था, लेकिन मार्च के बाद प्राइसेस में अचानक तेज एक्सेलरेशन दिखाई दिया और दिखाई दे रहा है। सो बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है कि लोग अचानक बहुत अधिक खरीदारी करने लगे, जिससे डिमांड सप्लाई से आगे चला गया, या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करना और मार्केट तक पहुंचाना महंगा हो गया है। और यही इस पूरी डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सामान्य इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लेशन को अक्सर एक्सेस डिमांड से जोड़ता है। जब कंज्यूमर और बिजनेसेस की डिमांड उपलब्ध सप्लाई से अधिक हो जाए तो सेलर प्राइस को बढ़ा देते हैं। इसे अपन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जो करंट इन्फ्लेशन है, एक्सप्लेनेशन से समझना मुश्किल। फूड सप्लाई पर पुअर मॉनसून और वेदर शॉक्स का भी दबाव है, जबकि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस ने ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया है। यानी इस बार प्राइस राइज का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिमांड से नहीं बल्कि सप्लाई और कॉस्ट साइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी डिस्टिंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डब्ल्यूपीआई वास्तव में मेजर करता क्या है, यानी कि डब्ल्यूपीआई है क्या, यह बताता क्या है। तो सर डब्ल्यूपीआई होलसेल और प्रोड्यूसर लेवल पर गुड्स की प्राइसेस में होने वाले बदलाव को मेजर करता है। आसान भाषा में कहें तो किसी वस्तु के रिटेल शॉप तक पहुंचने से पहले मंडी, फैक्ट्री गेट या होलसेल मार्केट में उसकी प्राइस कितनी चेंज हो रही है, डब्ल्यूपीआई उसी का संकेत देता है। और डब्ल्यूपीआई की बास्केट को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में बांटते हैं और बांटा गया है। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स जैसे फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स और रॉ मटेरियल है। दूसरा फ्यूल एंड पावर, जहां पे एनर्जी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और क्रूड लिंक्ड फ्यूल्स है। एंड थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टील, केमिकल्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, प्रोसेस्ड फूड्स और अन्य फैक्ट्री मेड गुड्स। लेकिन यहां डब्ल्यूपीआई और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बीच का भी अंतर समझना जरूरी है। सीपीआई बताता है कि हाउस होल्ड को रोजमर्रा की गुड्स और सर्विसेज के लिए रिटेल लेवल पे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है। और आरबीआई का फॉर्मर इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई पर ही आधारित है। वही दूसरी ओर डब्ल्यूपीआई मेनली गुड्स और प्रोड्यूसर साइड कॉस्ट को कैप्चर करता है और सर्विसेज इसमें नहीं होती हैं। फिर भी डब्ल्यूपीआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि फ्यूल, रॉ मटेरियल्स और फैक्ट्री आउटपुट के होलसेल प्राइसेस लगातार बढ़ते रहे तो बिजनेसेस धीरे धीरे यह हायर कॉस्ट कंज्यूमर तक पास करना शुरू कर देती हैं। यानी डब्ल्यूपीआई कई बार आने वाला रिटेल इन्फ्लेशन का अर्ली वार्निंग सिग्नल बन जाता है। अब यह अगला प्रश्न यह आना चाहिए, क्या फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक ही तरीके से बढ़ती है? तो आंसर है नहीं। और यहीं से इन्फ्लेशन का वास्तविक मैकेनिज्म समझ में आता है। हर वस्तु की प्राइस एक तरीके से नहीं बढ़ती। पॉलिस इकोनॉमिस्ट मिशेल गैलेकी ने प्राइमरी कमोडिटीज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्राइसिंग के बीच एक महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन दिया था। और इसे टोमेटो और टूथपेस्ट के उदाहरण से समझते हैं। किसी सीजन में जितना टोमेटो प्रोड्यूस हुआ है उससे अगले सप्ताह अचानक डबल नहीं कर सकते। मतलब यदि क्रॉप खराब हो जाए तो मार्केट में सप्लाई कम पहुंचेगी तो प्राइस तेजी से बढ़ेगी। सो एग्रीकल्चर आउटपुट शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड या लिमिटेड होता है। लेकिन टूथपेस्ट या बाईसाइकिल की डिमांड अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो फैक्ट्री के पास स्पेयर कैपेसिटी होती है तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तो उसे प्राइस तुरंत अधिक बढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सो प्राइस सडनली, साइकिल का डिमांड बढ़ गया, टूथपेस्ट का डिमांड बढ़ गया तो प्राइस सडनली नहीं भागेगा। इसीलिए प्राइमरी कमोडिटीज की प्राइसेस ब्रॉडली डिमांड और अवेलेबल सप्लाई की इंटरैक्शन से तय होता है, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अक्सर प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसी को हम मार्कअप प्राइसिंग भी कहते हैं। यानी इन्फ्लेशन को समझने के लिए हमें 2 अलग पाथवेज देखने होंगे। पहला फूड और प्राइमरी कमोडिटीज का और दूसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। और पहला पाथवे है फूड इन्फ्लेशन आखिर पैदा कैसे होता है। सो फूड सप्लाई अगर शॉर्ट टर्म में रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि प्राइस बढ़ने पर भी फार्मर्स उस सीजन में प्रोडक्शन तुरंत नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी सिटी में प्रतिदिन ओनियन के 100 ट्रक्स आते हैं और फ्लड्स या ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन के कारण अब केवल 60 ट्रक्स पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों की जो आवश्यकता है वो तो 40% कम नहीं हो गई। सो बायर्स अब उन्हीं 60 ट्रक्स के लिए कंपटीशन करेंगे
इससे प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक यही मैकेनिज्म बैड मॉनसून, ड्रॉट, हीट वेव, पेस्ट अटैक या क्रॉप डिजीज के समय काम करता है। सप्लाई कम हो जाती है जबकि डिमांड ब्रॉडली वही बना रहता है। इनफैक्ट रिसेंट फूड प्राइस प्रेशर में इनएडेक्वेट मानसून और एल लीनो कंडीशन की भूमिका बताई जाती है। और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी दिखाते हैं कई ड्राउट ईयर्स में फूड इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली अधिक रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर फूड इन्फ्लेशन ड्रॉट से ही नहीं आता। कई बार उत्पादन पर्याप्त होता है, कई बार हमारे पास उत्पादन सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, फिर भी प्राइसेस बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास वेयर हाउसेस और कोल्ड चेन्स कमजोर है, ट्रांसपोर्ट रूट्स बाधित है, एक्सपोर्ट्स अचानक से बढ़ गए, इंपोर्ट्स देरी से किए गए हों, ट्रेडर्स स्टॉक्स को रोक के रखे हों या फिर रीजनल शॉर्टेज पैदा हो गई हों। यानी फूड इन्फ्लेशन केवल खेत में प्रोडक्शन की समस्या नहीं है, यह स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड पॉलिसी और मार्केट मैनेजमेंट की समस्या, कंबाइंड समस्या है। तो यहीं पे एक महत्वपूर्ण पॉलिसी लेसन सामने आता है। यदि इन्फ्लेशन क्रॉप फेलियर या सप्लाई डिसरप्शन से आई है तो केवल रेपो रेट बढ़ाने से समस्या का हल नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट बारिश नहीं करा सकती, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकती और डैमेज्ड रोड्स को ठीक नहीं कर सकती। अब हम फूड से मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वहां प्राइसेस बढ़ने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन दूसरा पार्ट है जिसको हम बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस ब्रॉडली 3 एलिमेंट से बनी होती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, दूसरा प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और थर्ड इज प्रॉफिट मार्कअप। सो मान लो एक बिस्किट फैक्ट्री है, उसे व्हीट, एडिबल ऑयल, शुगर, पैकेजिंग, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। यदि डीजल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो बिस्किट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बढ़ जाएगा, भले कंज्यूमर ने बिस्किट की डिमांड अचानक ना बढ़ाई हो। अब कंपनी के सामने ऐसे 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर ले या हायर कॉस्ट को फाइनल प्राइस में पास कर दे। और अधिकतर फर्म्स लंबे समय तक मार्जिन सैक्रिफाइस नहीं करती, इसलिए इनपुट कॉस्ट बढ़ने पर सेलिंग प्राइस बढ़ सकती है और इसी को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और यही डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बीच बेसिक डिफरेंस है। डिमांड पुल्स में बायर्स की स्पेंडिंग अवेलेबल प्रोडक्शन से आगे निकल जाती है, जबकि कॉस्ट पुल्स में गुड्स बनाना और मार्केट तक पहुंचाना महंगा हो जाता है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर एनर्जी और क्रूड ऑयल है। फूड और मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ने वाली कड़ी इंडिया में क्रूड ऑयल है। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है, इसलिए इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ने पे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे सीधा इसका इंपैक्ट पड़ता है। एंड समटाइम्स वी से इनफैक्ट इट इज कॉल्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सो क्रूड का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। डीजल महंगा होने पे फार्म प्रोड्यूस को मंडी तक पहुंचाना महंगा होता है, रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक और फिनिश प्रोडक्ट्स को रिटेल मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बढ़ती है। और इसके अलावा क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उपयोग इंडस्ट्रीज में कई स्वरूप में होता है और कई फाइनल प्रोडक्ट्स निकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, प्लास्टिक्स और पैकेजिंग, सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स, एविएशन और शिपिंग, इंडस्ट्रियल हीटिंग और लॉजिस्टिक्स। इसलिए ऑयल प्राइस शॉक इकोनॉमी में एक चेन रिएक्शन पैदा करता है। पहले फ्यूल महंगा होगा, फिर ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा और अंततः कई फिनिश गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। और इस आर्टिकल में दिए ग्राफ में फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन के बीच क्लोज मूवमेंट दिखाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर प्रोडक्ट केवल ऑयल की वजह से महंगा हुआ, लेकिन एनर्जी ऑलमोस्ट हर सेक्टर का कॉमन इनपुट है, इसलिए यह कनेक्शन इकोनॉमिकली काफी मजबूत है। अब यहां अगला डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, क्या करंट इन्फ्लेशन वेजेस के कारण बढ़ रही है या मटेरियल कॉस्ट के कारण। कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन को वेज स्पाइरल से एक्सप्लेन किया जाता है। वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड करते हैं और कंपनीज हायर वेजेस कॉस्ट को प्राइस में पास करती हैं और बढ़ती हुई प्राइसेस के बाद वर्कर्स फिर वेज इंक्रीज मांगते हैं। लेकिन इंडिया में लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स, वीक कलेक्टिव बार्गेनिंग और हाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वर्कर्स अक्सर वेज तय करने के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते। इसलिए रीसेंट मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन को वेज लेड इन्फ्लेशन से एक्सप्लेन करना कठिन है। यहां मटेरियल कॉस्ट, विशेषकर फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और इंपोर्टेड इनपुट्स अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। फिर भी कंपनीज की मार्केट पावर को हम इग्नोर
नहीं कर सकते। यदि किसी सेक्टर में कुछ बड़ी फर्म्स डोमिनेट करती हैं तो वे इनपुट कॉस्ट राइट से अधिक प्राइस बढ़ाकर प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपैंड कर सकती हैं। इसलिए इन्फ्लेशन एनालिसिस में केवल कॉस्ट नहीं बल्कि कंपटीशन और कॉर्पोरेट प्राइसिंग बिहेवियर भी देखना चाहिए। सो पिक्चर मोटा मोटी आपके सामने क्लियर हो चुका है कि फूड इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक से आ सकती है और मैन्युफैक्चर्ड इन्फ्लेशन इनपुट कॉस्ट से और क्रूड ऑयल दोनों से जुड़ा हो सकता है। अब असली पॉलिसी क्वेश्चन पर आते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट्स इस प्रकार की इन्फ्लेशन को नियंत्रित कर सकते हैं? सो हमारा सेंट्रल डिबेट है, क्या रेपो रेट पर्याप्त है? सो इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क लार्जली मॉनेटरी पॉलिसी पर निर्भर करता है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर लोन्स महंगे कर सकता है, इससे बोरोइंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और डिमांड कम होती है। तो यदि इन्फ्लेशन एक्सेसिव स्पेंडिंग से पैदा हुई है तो यह अप्रोच इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन यदि फूड प्राइसेस क्रॉप फेलियर से मैन्युफैक्चर्ड प्राइसेस ग्लोबल क्रूड शॉक से बढ़ी हैं तो हायर इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, उल्टे उनका दूसरा असर भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउसिंग और व्हीकल्स लोन महंगे हो जाएंगे, एमएसएमई की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, न्यू इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन धीमा पड़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी कोई भूमिका ही नहीं है। यदि फूड और फ्यूल शॉक धीरे धीरे इकोनॉमी में फैलने लगे और फर्म्स तथा वर्कर्स फ्यूचर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर वेजेस और प्राइसेस सेट करने लगे तो आरबीआई को सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को रोकने के लिए इंटरवेंशन करना पड़ सकता है। इसलिए सही डिस्टिंक्शन यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और एक्सेस डिमांड को मैनेज कर सकती है, लेकिन फुल सप्लाई, फ्यूल टैक्सेशन, इंपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े शॉक का प्राइमरी सॉल्यूशन गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही आएगा और यहीं से काउंटर साइक्लिकल टैक्स पॉलिसी की भूमिका शुरू होती है। काउंटर साइक्लिकल फ्यूल टैक्स पॉलिसी कैसे काम करती है इसको समझते हैं। फ्यूल प्राइस में सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस का सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है, तो जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस तेजी से बढ़े तो गवर्नमेंट कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी टेम्पररली कम कर सकती है। सो इससे पूरा ग्लोबल शॉक डोमेस्टिक पंप प्राइसेस में ट्रांसफर नहीं होगा। जब क्रूड प्राइसेस नीचे आ जाएं, टैक्सेस धीरे धीरे रिस्टोर किए जा सकते हैं। इसे हम काउंटर साइक्लिकल इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी कहते हैं और इस अप्रोच का लाभ यह है कि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को अचानक फ्यूल प्राइस शॉक से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि टैक्स कट का फिस्कल कॉस्ट भी है, क्योंकि फ्यूल टैक्सेस गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसलिए एडहॉक डिसीजन के बजाय ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला अधिक इफेक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्रूड प्राइस एक निश्चित थ्रेशोल्ड से ऊपर जाए तो टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो और नीचे आने पर धीरे धीरे रिस्टोर हो। सो इन्फ्लेशन केवल एक इकोनॉमिक नंबर नहीं है, होलसेल इन्फ्लेशन का असर अलग अलग ग्रुप्स पर समान रूप से नहीं पड़ता। गरीब हाउस होल्ड अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फूड पर खर्च करते हैं, इसलिए फूड इन्फ्लेशन उन्हें डिस्प्रपोर्शनेटली प्रभावित करता है। फ्यूल इन्फ्लेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्रेट और डेली कम्यूटिंग कॉस्ट बढ़ाती है। एमएसएमई के लिए रॉ मटेरियल्स महंगे होने पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर दबाव आता है। हाई इन्फ्लेशन सेविंग्स की रियल वैल्यू भी कम करती है, बिजनेस प्लानिंग कठिन हो जाता है और इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हायर जोन में रहता है। लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल के नाम पर डिमांड को बहुत अधिक कंप्रेस करना भी हार्मफुल हो सकता है। यदि प्रॉब्लम सप्लाई साइड पर है और पॉलिसी केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट घटाती है तो ग्रोथ और जॉब्स कमजोर होंगे, जबकि ओरिजिनल सप्लाई प्रॉब्लम बनी रहेगी। यानी चैलेंज इन्फ्लेशन और ग्रोथ में से किसी एक को चुनने का नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन के सोर्स के अनुसार सही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट चुनने का है। सो ऐसी परिस्थिति में हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, फर्स्ट, इरिगेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाई जाए। माइक्रो इरिगेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़े। नंबर 2, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स मजबूत हों। कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तथा रीजनल शॉर्टेज में कमी की जाए। थर्ड, बफर स्टॉक्स का टाइमली उपयोग हो। सीरियल्स, पल्सेस और ओनियन जैसे कमोडिटीज के लिए ट्रांसपेरेंट रिलीज मैकेनिज्म बने। चौथा, ट्रेड पॉलिसी हमारी प्रेडिक्टेबल हो। अचानक एक्सपोर्ट बैन्स और इंपोर्ट ड्यूटी चेंजेस के बजाय ट्रिगर बेस्ड फ्रेमवर्क अपनाया जाए। फिफ्थ, काउंटर साइक्लिकल फ्यूल टैक्सेशन लागू हो, यानी कि क्रूड प्राइस सर्ज में टैक्सेस कम
और प्राइस डिक्लाइन में धीरे धीरे इसको रिस्टोर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कंपटीशन मॉनिटरिंग मजबूत हो। यह देखा जाए कि फर्म्स इनपुट कॉस्ट डिक्लाइन का बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचा रही है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन दी जाए। वल्नरेबल हाउस होल्ड को फूड सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट या डायरेक्ट कैश असिस्टेंस मिले। नेक्स्ट वेरी वाइटल पॉइंट, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। आरबीआई एक्सपेक्टेशंस मैनेज करे जबकि गवर्नमेंट सप्लाई बॉटलनेक्स और इंपोर्टेड कॉस्ट शॉक्स को एड्रेस करे। सो लेट्स कंक्लूड दिस वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इन्फ्लेशन एक सिंगल डिजीज नहीं है सर, जिसका हर बार एक ही मेडिसिन से इलाज किया जा सके। कभी कारण एक्सेसिव डिमांड होती है, कभी क्रॉप फेलियर होता है, कभी इंपोर्टेड क्रूड या वीक लॉजिस्टिक्स या हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इसलिए पहला कदम इन्फ्लेशन को सप्रेस करना नहीं, उसका सही डायग्नोसिस करना है। यदि प्रॉब्लम सप्लाई साइड पर है तो केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना वैसा ही है जैसे फीवर का कारण समझे बिना टेम्परेचर कम करने की कोशिश करना। सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी तभी आएगी जब मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एग्रीकल्चर, एनर्जी, टैक्सेशन, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम